गाइस, आई एम योर डियर एक्सप्लेनर। सो आज हम लेके आए हैं एक अनटचेबल कोरियन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन हिंदी में, एपिसोड नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। तो हमारा सीन शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पे 5 लोग भाग रहे होते हैं और कुछ गुंडे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक आदमी आके पत्थरों के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि उसके एक साथी को गुंडों ने मार के उसके बगल में फेंका है और उसे भी पकड़ लिया गया है। उसे भी काफ़ी मारते हैं। हाँ, मारने के बाद जब उसे ले जा रहे थे गुंडे, तब दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पे उसकी बेटी की मिस्ड कॉल आई हुई होती है और वो मैसेज भी कर रही होती है कि पापा आपने पी पी रखी है, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना सुबह से। तभी दिखाया जाता है हमें शिप पे कि उसे होश आता है और वो एक शिप में होता है। आसपास देखता है तो उसकी जो साथी होते हैं वो मर चुके होते हैं। तो वो वहाँ से शिप के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि शिप के अंदर बॉम्ब है जिसमें टाइमर चल रहा है और जैसे वो देखता है कितने सेकंड बाकी है, तभी शिप में ब्लास्ट हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं मर जाते हैं और वो भी मर जाता है। वो पांचों एक डिटेक्टिव थे और ये उनकी बेटी होती है। जो आदमी था दिखाया गया था, मैसेज कर रही होती है कि आफ्टरनून में मेरी क्लासेस है, आप सुबह फ़ोन करोगे तो मेरी बात हो पाएगी। तभी वो टीवी में देखती है कि 5 डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और उसके पापा की लाश हमें समुद्र के किनारे दिखाई जाती है। तभी हमें ये हमारा डिटेक्टिव है, मेन कैरेक्टर जुन सीओ इसका नाम है। ये दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव है और ये एक थीफ के पीछे भाग रहा होता है जो कि चैन स्नैचिंग करता है रोड पे और लोगों को उल्लू बना के भाग जाता है। तभी ये जो पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, तो वो थीफ इसे धक्का देके नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से ये लटक जाता है। तभी ये अपने फ्रेंड को बुलाता है कि आके मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है आगे भी। तभी वो आके देखता है तो उतारता है इसे और बोलता है कि इतने ज़्यादा घाव हो गए तुम्हें, अभी तो स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे, कितना खून बह रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो बोलता है हाँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो बोलता है हॉस्पिटल जा ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से हॉस्पिटल में दूर वाले हॉस्पिटल में लेके चलो। तभी हमें दिखाया जाता है ये आदमी बोल रहा था इस लड़की को, मुझे इस तरह मत देखो, हम दोनों ही मारे जाएंगे। तभी जुन सीओ अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आ रहा हूँ। उसकी वाइफ पूछती है क्या हुआ, कुछ तुम लोगों ने लड़ाई वड़ाई की है? तो वो बोलता है नहीं, कुछ थोड़ी बहुत खरोच थी। जब वो हॉस्पिटल आके बैठा रहता है तो उस जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल के उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। जब वो आती है बोलती है तुम कब से आके बैठे हो, अभी तक तुम्हारे किसी ने इलाज करना शुरू नहीं किया? तो वो बोलता है नहीं। तब वो देखती है और बोलती है कि आज से वादा करो मुझसे कि किसी भी चोर को पकड़ने से पहले तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे। तभी वो इसको बोलती है कि ये एक यहाँ के हॉस्पिटल एक डॉक्टर के मेंबर के फैमिली मेंबर के हैं, तो इनका इलाज जल्दी से जल्दी और इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। तभी हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये आदमी जो जैकेट में खड़ा है ये कुछ शॉपिंग करने आया होता है। तो इसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, सभी इसके सामने वो करके जा रहे होते हैं और इसे सब मेयर बोल। जब ये शॉपिंग कर रहा होता है तो इस लेडी से कहता है मुझे थोड़े यंग टाइप के कपड़े दिखाओ जिसको मैं पहन के यंग लगूँ, थोड़ा लड़कों जैसे कपड़े दिखाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये अपने हस्बैंड को ऊपर हॉस्पिटल से देख रही होती है नीचे कि वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी वो इसका हस्बैंड इसको मैसेज करता है कि क्या तुम बिज़ी हो? तो ये बोलती है हाँ अभी सर्जरी में बिज़ी हूँ। तो वो मैसेज करता है कि ठीक है, जब तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी के पास कोई आदमी आया होता है जो कि बोलता है कि मेयर मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप, उस आदमी का नाम बताता है। एक्चुअली वो आदमी जिसने किडनैप किया होता है उसकी बेटी को, वो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा होता है। उसने किडनैप किया होता है उसकी बेटी को और वो उसके साथ रेप करके उसे कहीं पे बेहोश करके फेंक दिया होता है। तो जब उसे उसकी बेटी मिलती है तब उसे पता चलता है वो हॉस्पिटल में उसे भर्ती भी कराता है। तो वो मेयर के पास आया होता है। तभी हमारा सीन यहाँ पे चेंज होकर इस लड़की के पास आता है जो कि किसी को कह रही होती है नहीं मैं अपना केस वापस ले लूँगी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पता नहीं था, मैं तब यहाँ पे नई नई आई थी।
तभी आदमी इसके पीठ पे एक टैटू बनाने लगता है और बोलता है, तब तो बहुत उछल रही थी, अभी क्या हुआ, अब तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा जो तुमने किया है। तभी इसे बहुत दर्द हो रहा होता है टैटू की वजह से, जो बना रहा था इसके पीठ पे। तो तब बेहोश हो जाती है और ये बोलता है कि देखो, फ़ोटो खींच के इसको दिखाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे पीठ पे क्या बनाया है टैटू। तभी वापस सीन यहाँ पे आता है, जो कि इसकी मदद करने के लिए मेयर बोलता है हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा, वो बहुत बड़े आदमी का बेटा है तो क्या हो सकता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी आदमी बोलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, हम इन्हें कुछ पैसे दे के मामला रफा दफा कर सकते हैं। तभी उनका लड़का बोलता है कि मेयर ये आंसर नहीं सुनना चाहते। तभी मेयर उस आदमी को अंदर लेके जाते हैं और पीने को बोलते हैं। वो पीना तो नहीं चाहता था, बट मेयर उसे कहते हैं जब मैंने तुम्हारी बेटी को देखा था तब वो बहुत छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई होगी। तो बोलते हैं हाँ मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और वो पढ़ाई कर रही थी किसी चीज़ की। तो बोलता है ठीक है। फिर उसे वो पीने को बोलता है कि पियो, कोई बात नहीं, हम कल देखेंगे जो भी होगा, अपनी बेटी को साथ में लेके आना। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिस लड़के ने उस लड़की का रेप किया था उसके आज शादी हो रही होती है और ये वेडिंग हॉल होता है उसी का। तभी वो जो आदमी आया था जिसकी बेटी का रेप किया था उस लड़के ने, वो अपनी बेटी को लेके आता है व्हील चेयर पे सभी के सामने, और मेयर उसे आके कहते हैं कि अभी तक तुमने इतनी हिम्मत करी है तो तुम्हें इसका फल तो ज़रूर मिलेगा, तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो ऐसे ही और लड़ते रहो। तभी वो एक आदमी से मेयर हाथ मिलाता है, उसी का बेटा होता है जिसने रेप किया था और आज उसकी शादी होती है। उसके पापा से वो हाथ मिलाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस लड़के को बोलो कि घुटने पे झुक के इस लड़की से माफ़ी मांगे। तभी तभी ये लड़की ऐसे रोने लगती है। इसके जो जिस लड़की ने रेप किया था उसके पापा ये देख के कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे एक रेपुटेशन होती है, वो प्रेसिडेंट होते हैं बुकचियॉन सिटी के। मेयर ये बात जानता था कि वो उसे कुछ नहीं कह सकता। तभी प्रेसिडेंट भी उसे ऐसे देखता है कि अभी कुछ नहीं मैं बोल सकता, तो क्या हुआ, मैं बदला तो ज़रूर लूँगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से हमें ऐसे ही पता चलता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है मेयर के बड़े बेटे पे, गीसियो, इसका नाम गीसियो होता है। इसके पापा इसे बुला रहे होते हैं, तो ये इनसे मिलने आता है, पूछता है पापा आपने मुझे बुलाया था? तो ये बोलते हैं हाँ, तुम किस चीज़ में इतने बिजी हो कि आजकल दिखाई भी नहीं दे रहे? तो वो बोलता है कि मैं कुछ काम में बिज़ी था। तो वो बोलता है कौन से काम में? टैटू के काम में आजकल तुम बिज़ी रहते हो। तुम बुकचियॉन के मेयर बनने की प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? तुम्हें मेयर बनना है, आगे जब मैं नहीं रहूँगा तो सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। वो बोलता है मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, जो है आपका है। तो बोलता है मेरे बाद ये जब सब कुछ है वो किसका होगा, तुम्हारा ही तो होगा। तो बोलता है, तो उसका बेटा बोलता है नहीं, ये सब कुछ है जो आपका है, मैं जो भी बनाऊँगा वो अपने हैसियत बड़ी करके बनाऊँगा। जब मेरी हैसियत होगी तो मुझे सब कुछ खुद ही मिलेगा। फिर उसके पापा जब चलते हैं तो उन्हें बो करके उनकी रिस्पेक्ट करते हुए वो भी चल जाता है और आता है किसी होल से एक कमरे में देख रहा होता है वो, और अपनी पास्ट की मेमोरी कुछ याद करने लगता है कि बचपन में जब वो और उसका भाई यहाँ से कुछ अंदर देख रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके पापा जो हैं एक लड़के को मार रहे हैं अंदर, किसी आग की लकड़ी को लेके। आग में एक लकड़ी थी और उसको उठा के उसके पापा किसी को मार रहे होते हैं बहुत बुरी तरह, जो देख के वो जो गीसियो होता है वो टॉयलेट कर देता है अपने पैंट में। तब वो बहुत छोटा था और उसके पापा जिस लड़के को मार होते हैं उससे बोलते हैं मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, बट तुम तो इंसान के भेष में हैवान हो। उसे ऐसे ही सुना रहे होते हैं उस लड़के को। अभी हमें पता तो नहीं चलता ये कौन है। तभी वो बहुत डर जाता है गीसियो, तो उसका भाई जो जुनसियो होता है उसे संभालता है। देखते हैं कि उसके पापा उस लड़के को अभी भी मार रहे होते हैं, तो उससे कुछ आवाज़ हो जाती है, तो उसके जो पापा होता है असिस्टेंट को भेजते हैं देखो बाहर कौन है। तो देखते हैं उनका बेटा जुनसियो होता है और बोलता है असिस्टेंट कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगा कि कोई नहीं था। तभी बोलता है नहीं चलो मैं पापा के पास जाऊंगा। तो उसके पापा पूछते हैं कि तुमने कुछ देखा? तो वो बोलता है नहीं। फिर उसके पापा पूछते हैं तुमने सच में कुछ देखा कि नहीं? तो वो बोलता है हाँ मैंने देखा, सब कुछ देखा। तो वो बोलता है भूल जाओ। तो वो बोलता है मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है गीसियो अपनी मेमोरी से लौट के वहाँ पे टॉयलेट करके फिर से चला जाता है, क्योंकि वो अपनी मेमोरीज को याद करा था। तभी हमें दिखाया जाता है मिनजू, जो कि डिटेक्टिव जुनसियो की पत्नी होती है, और वो कुछ याद करके बैग पैक करके जा रही होती है। तभी उसके
तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके गेट पे कुछ ऑर्डर आया होता है और वो देख के वो वापस से बैठ जाती है और अपने हस्बैंड को मिलने के लिए बुलाती है। तो उसका हस्बैंड को फ़ोन करती है तो वो आ रहा होता है। तभी वो ये जुनसियो जब जा रहा होता है तो उसे उसके भाई का गीसियो का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करते, मेरी याद नहीं आती क्या? तेरी कुछ नहीं बोलता जुनसियो। और पुलिस स्टेशन की तरफ देख रहा होता है। उसका भाई बोलता है कि हमेशा मैं ही फ़ोन करता हूँ, कभी तुम भी कर लिया करो। तो बोलता है हाँ मैं करूँगा। फिर वो बात करता है कि अब हम ज़्यादा बात करेंगे तो फिर मिलने का मन करेगा। तो फिर फ़ोन बोलता है कि कभी कभी मिलने भी आ जाया करो मुझसे। तो बोलता है हाँ ठीक है। बोलता है अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे बता दिया करो, मैं आ जाऊँगा मिलने तुमसे। तो बोलता है ठीक है मैं आया करूँगा। तो बोलता है चलो हो गया, फ़ोन रखो, तुम अगर ऐसे ही बात करोगे तो फिर हमें मिलने का मन करेगा। आखिरकार हम भाई जो हैं, तुम हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो क्या हुआ, पर है तो भाई ही ना। फिर ऐसे बोल के, जैसे उसके पापा बचपन में लकड़ी से किसी को मार रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही गीसियो है जो वहाँ पे एक लकड़ी उठा के ऐसे ही बस प्रैक्टिस कर रहा होता है जैसे कि। तभी ये फिर से जूनसियो पुलिस स्टेशन की तरफ देख के अपने बचपन का याद करता है कि वो पुलिस स्टेशन में जब जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो जा रहा था तो उसके पापा की गाड़ी आ जाती है। तो वो डर की वजह से नीचे गिर जाता है, बारिश हो रही होती है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ बारिश में भीगो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बारिश में नहीं भीगना चाहिए, जाओ घर पे जाओ, कपड़े चेंज करो और जाके सो जाना। अपने पापा को बस देखता रहता है और फिर वो चले जाते हैं। तब वो प्रेजेंट में आता है और अपनी वाइफ के पास वापस आता है, जहाँ पे उसकी वाइफ एक टेबल पे बैठी होती है और बोलती है तुमने ये टेबल्स खरीद लिए? तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम जब पहली बार मिले थे तो इसी टेबल पे तो मिलते हैं। तो पूछती है तुम्हें ये टेबल्स कैसे मिलते? वो बोलता है उस कैफ़े के ऑनर वो अपना होटल बंद कर रहे थे, तो मैंने उनसे तुरंत फ़ोन करके ये टेबल मंगवा ली थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम ऐसे ही बैठी हुई थी उस टेबल पे। और वो बोलता है तुम जब ऐसे बैठती हो तो मुझे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब की याद आती है। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो, हम हमेशा रोज़ इसी टाइम पर और यहीं पर दोनों साथ में बैठ के कॉफ़ी पिया करेंगे, चाहे कुछ भी हो, और हम दोनों अकेले यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पिया करेंगे। तो वो उससे बोलते हैं हाँ मैं वादा करता हूँ, हम यहीं पे बैठ के कॉफ़ी पिया करेंगे। तो वो बोलती है ठीक है, कभी अपना ये वादा तोड़ना मत। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं कुछ भी हो जाए, बारिश हो, बादल करके कुछ भी हो, मैं पर आऊँगा। तभी उसके पापा पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे वो कहीं जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि इस सिटी को अगर ऊपर से देखा जाए तो क्या एक भी इंसान दिखेगा? नहीं ना, कभी नहीं दिखेंगे, हमें ऊपर से सिटी देखने में कैसी लगेगी? वो अपने असिस्टेंट से, ड्राइवर से पूछ रहा होता है। तभी वो आया होता है और पूछता है यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो बोलता है बस मैं तुमसे मिलने आया था। तो बोलता है मुझे बोल देते, मैं तुमसे मिलने आ जाता। तो ये आदमी बोलता है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें बोल सकूँ, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तभी मेयर को दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे और फिर बाहर आते हुए वो बात कर रहे थे। और ये जो आदमी है जिसके बेटे ने रेप किया था, वो बदला ले रहा होता है आपका और बोल रहा होता है जो तुम्हारी मोकाटो शिप बुकचियन कंपनी है, उसमें तुम्हें करप्शन के लिए रेड पड़ी है और तुम्हें उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने जो भी किया वो सबके भलाई के लिए किया था। तो वो बोलता है कौन सी भलाई के लिए, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा, नहीं तो अपने बदले तुम अपने बड़े बेटे गीसीओ को भेज सकते हो। तो बोलता है तुम मुझे मरने के लिए बोल रहे हो? तभी सीन शिफ्ट होता है उसकी पत्नी की तरफ, जो उसको बुला रही होती है बात करने के लिए और बोलती है कि आज मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करना है, अगर कुछ बोल दूंगी तो तुम बुरा मत मानना। तभी वो जा रहा होता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पर वो देखता है कि उसके पापा की गाड़ी आके खड़ी हुई है उसके लिए, और अपने पापा की गाड़ी की तरफ वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसके पापा गाड़ी से उतरते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो अब भी सोच में पड़ा ही होता है। और फिर वो दोनों कैफ़े में जाके बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और वो पूछता है क्या आपको किस लिए आना हो? तो बोलता है मैं क्या तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता? तो बोलता है मिलने तो आ सकते हैं बट सीधे काम पर आइए, मुद्दे पर आइए, क्या काम है आपको? तो बोलता है कुछ नहीं, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो बोलता है हाँ है, पर इसे ये भी नहीं पता होता है उसकी शादी भी हो चुकी है। तभी उसकी पत्नी पे दिखाया जाता है कि जो अपने हस्बैंड से मिलने आ रही होती है, तभी उसके पीछे से कोई ट्रक आ रहा होता है जो कि उसे
उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और 2-3 मिनट का ऐसे सीन दिखाया जाता है। 2 ट्रक आते हैं जो कि एक पीछे से उसको धक्का लगता है और एक उसके बगल से, जिसकी वजह से वो उसे याद करती रहती है पर वहीं पे मर जाती है। उसका एक्सीडेंट की वजह से वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर उसके डैड पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अभी अभी वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा होता है। दिखा जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है गाड़ी में, अभी वो जिंदा थी थोड़े मिनट के लिए। उसके पापा जब जा रहे होते हैं तो उससे बोलते हैं कि जैंग फैमिली का खून तुम्हारे अंदर दौड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा बिजनेस के तुम संभालो। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम संभाल सकते हो, गीसियो के अंदर नहीं। तभी इसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी की डेथ हो चुकी है। तभी उसको गाली देने लगता है कि क्या बकवास कर रहा है, फ़ोन रख। तो भी ये दौड़ते दौड़ते वहाँ पे जाता है हॉस्पिटल और बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि इसको न्यूज़ ऐसी मिली थी। तब ये जाके देखता है मॉर्चरी रूम में, तो इसकी पत्नी की इसको इसको लाश दिखाई जाती है। ये देख के ये बहुत ही घबरा जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही रोता ही है, फिर ये देखता है कि इसकी पत्नी के पीठ पे भी कोई टैटू बना हुआ होता है। तो ये उस डॉक्टर को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या तुमने किया है, ये तुमने किया है क्या? तुम बॉडीज़ के साथ ऐसा कुछ करते हो? कैसे छूने की हिम्मत की तुमने? ये ऐसे ही चिल्ला रहा होता है और उसको डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है। तभी इसका जो फ्रेंड है डिटेक्टिव फ्रेंड, वो इसको पकड़ता है और बोलता है कि डॉक्टर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर सीन इसके डैड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ये गीसीओ को देखते हैं कि वो पी के आया हुआ होता है और बोलता है उसका डर कि क्या तुम मुझसे डरते हो? तो ये बोलता है नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगा। तो बोलता है चलो अच्छा है। बोलते हैं आज तक मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी रिपुटेशन पे आँच आए। फिर उसके डैड उसको देखते हैं और और ये गीसीओ ऊपर चल जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज जिनसे जिससे प्यार करता था उसकी डेथ हो गई, बट फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है फादर मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझसे पसंद करते हैं। तभी उसकी पत्नी ऐसे क्रिपी सी स्माइल देती है और वो बोलता है कि मुझे जुनसियो के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। तभी हमें जुनसियो को दिखाया जाता है जो कि सदमे में था और बाथरूम में आके सोचता है कि वो चली गई, मतलब कि मैं भी उसके पास जाना चाहता हूँ, वो मुझे बुला रही है। तब वो जैसे गोली मारने वाला होता है, उसका फ्रेंड आके उसे बचा लेता है और बोलता है तुम ये सब करना चाहते हो, तुम जाना नहीं चाहते हो उसके मौत का असली रीज़न क्या है। तो फिर उसे बुला के लाता है। कोई लड़की उसे बोलती है, जो मिनजू जो उसकी पत्नी का नाम था, उसी नाम की आईडी से कोई और लड़की थी। वो बोलती है कि मैं 3 साल पहले अब्रॉड पढ़ाई करने गई थी, तभी मेरा पासपोर्ट और मेरे जो आधार कार्ड वगैरह वो सब खो गए थे। और उनको आधार कार्ड को कुछ वहाँ पे और बोलते होंगे। तो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने किसी अनजान लड़की से शादी भी कर ली। फिर वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है और कैफ़े में आ जाता है जहाँ पे वो पहली बार मिला था उससे और याद करने लगता है कि कैसे पहली बार मिला था, हम दोनों यहीं पे आके बैठ के पीते थे। उसका फ्रेंड आता है, समझाता है कि हमें छानबीन करनी चाहिए और बोलता है कि क्या तुम उसे माँ, उसके पापा या उसके किसी फ्रेंड से मिलो? तो बोलता है नहीं। फिर उसका फ्रेंड उसे ऐसे देखता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। फिर वो बोलता है हाँ, मैं हॉस्पिटल में गया था जहाँ पे किसी उस लड़के ने मुझे बोला था कि आप पहचानता है मुझे। तो उससे जाके पूछता है, तब उसे पता चलता है कि उसने बोला था कि आप इस हॉस्पिटल के ऑनर के भतीजे हैं, इस वजह से आपका इतना ख्याल रखा जाए। तब उसे पता चलता है कि उसने मुझे झूठ बोला था। तभी उसके डैड पे सीन शिफ्ट होता है और वो बोलते हैं कि आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। और वो उसे बोलते हैं कि आज मेरा पीने का मन कर रहा है, चलो हम दोनों नीचे चल के पीते हैं। तो वो उसका असिस्टेंट बोलता है जी सर चलिए। तभी नीचे सीन दिखाया जाता है और जब जुनसियो इसको फ़ोन कर रहा होता है पूछने के लिए कि आप मुझे उसी टाइम पर मिलने क्यों आए थे और कभी क्यों नहीं आए थे। तो बोलता है सर आपका फ़ोन। तो ये बोलता है आज मुझे फ़ोन नहीं उठाना। फिर जब ये चला जाता है तो आके देखता है कि मेयर की मौत हो चुकी होती है। वो ऐसे ही बैठे होते हैं, अभी भी ये फ़ोन कर रहा होता है और सोचता है पापा मुझे सिर्फ उसी टाइम पर मिलने क्यों आए थे और आज ही क्यों आए थे। तो वो ऐसे ही सोचता रहता है और उसे उसके बड़े भाई का गीसीओ का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि पापा हॉस्पिटल में हैं। जब वो बहुत चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पापा को अभी फ़ोन किया था तब तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर उसके फ्रेंड का कुछ फ़ोन आता है और वो उसे कुछ बताता है। तभी वो
फिर से उसके भाई का फ़ोन आता है हॉस्पिटल के, तो वो दौड़ के जाता है और पूछता है पापा कैसे हैं। तभी गीसियो बताता है कि पापा अब नहीं रहे, पापा की डेथ हो चुकी है। फिर वो थोड़े सदमे में चल जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही सोचता रहता है। सो हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया होगा तो